कॉप्टन इफेक्ट सिर्फ डेरिवेशन पर है और पेयर प्रोडक्शन पेयर एनालिसिस दोनों 10 मिनट के टॉपिक हैं। चैप्टर नंबर 17 आपका वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी क्लास आपकी 6:15 बजे है, जिसके अंदर हमने जैसे कल आपको विल्सन क्लाउड चैम्बर सिखाया था, तो आज आपको गीगर मूलर काउंटर सिखा देंगे कि गीगर मूलर काउंटर क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है और ये काम कैसे करता है। आपके कोर्स के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं दी गई, जबकि दोनों टॉपिक विल्सन क्लाउड चैम्बर और गीगर मूलर काउंटर के अंदर बहुत वजाहत मौजूद है। मुख्तसर अंदाज से वजाहत दी गई है किताब में, तो वो वजाहत आपको दे देंगे। दोनों याद करने वाले टॉपिक है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 16 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी मैं क्लास नहीं लूँगा बल्कि आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करूँगा। आप उस लेक्चर को यूट्यूब के ज़रिए देखेंगे और आपके चैप्टर 16 के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसकी बेस पर आप जो इसका टॉपिक पढ़ाना है आपको ट्रांजिस्टर, जो एक ही क्लास का है, बस एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, उस टॉपिक को इंशाल्लाह ताला फिर आप आराम से कवर अप कर पाएंगे। फिर आपको एफएम और एएम के बारे में भी हल्का फुल्का बता देंगे। फिर लेज़र और एक्सरेज हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए बढ़ते हैं आगे। और ये है पेज नंबर 247, एग्जाम्पल 17.7। ये बड़ा अच्छा सवाल है और थोड़ा सा बड़ा है, तो पेपर में इस वजह से ये ज़रा शॉर्ट करके आ जाता है, यानी इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले इस सवाल का जो पहला पार्ट है पेज नंबर 247 पर, इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो पढ़ लेते हैं। ये रहा, सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ, सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.893 10⁻⁻7 मीटर फॉल्स ऑन अ फोटोसेल। फोटोसेल क्या होता है बेटा, ये आपकी किताब में एक जगह पर इन्होंने डिटेल से लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं जब भी आपको फारिग हो, और पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपको MK कैट में हेल्प कर सकता है। उसमें लिखी कुछ खास बातें। ये एक सेल होता है, जैसे आम सेल के अंदर इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसे जोड़ते हैं। आम सेल जो होते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। और फोटो सेल जो होता है इसके ऊपर बेटा रोशनी पड़ती है, और रोशनी पड़ने से फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता है और इसमें करंट बनता है। तो कह रहे हैं कि सोडियम लाइट जिसकी वेवलेंथ दी है उसे एक फोटो सेल पे डाला गया है, और अ नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.30 वोल्ट, 0.30 वोल्ट का नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद रखिए ये नाम सिर्फ लिखने की हद तक नेगेटिव है, ग्राफ में बनाने की हद तक नेगेटिव है, लेकिन कैलकुलेशन में इसके नेगेटिव का कोई अमल दखल नहीं है। तो ये एक नेगेटिव वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वो वोल्टेज होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर प्लेट पे पहुंचने से रोकता है। नीडेड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रीचिंग द कलेक्टर, इतना वोल्टेज चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर प्लेट पे पहुंचने से रोके। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्लेट, आपने जो फोटो सेल में कलेक्टर प्लेट है उसका क्या बताना है, मटेरियल बताना है, या जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसका आपने वर्क फंक्शन बताना है। सोडियम लाइट ये यूज़ की गई है, वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्क फंक्शन निकालें। सवाल का पहला पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक यस कर दें, आपको सवाल का पहला पार्ट समझ में आ गया। पहले पार्ट और इसकी कैलकुलेशन पहले सिखाता हूँ, फिर इसके बाद दूसरा पार्ट बताऊंगा। यहाँ तक यस कर दें जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चे भी अच्छा। ये आपके पास वेवलेंथ गिवन है बेटा, देख लें, और इसके बाद ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.30 वोल्ट। इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लगा दीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ लिखने और ग्राफ की हद तक नेगेटिव होता है। वर्क फंक्शन आपने निकालना है। अब आपने क्या करा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के अंदर आपने न्यू के साथ 1 लगा दिया यहाँ पे, और इसके बाद इसको खोल दिया, ये खुला C/λ1। काइनेटिक एनर्जी को भी अब की बार खोलना पड़ेगा, V0E। काइनेटिक एनर्जी को V0E में इसलिए खोला कि आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन था। ये प्लस का दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर H की वैल्यू आ गई, H कांस्टेंट की वैल्यू, C की वैल्यू कल भी दिखाया था, इस तरह कैसे करते हैं। λ1 की वैल्यू आ गई, V0 की वैल्यू गिवन थी, E का मतलब आप जानते हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1.6 10⁻⁻19। एग्जाम में गिवन होगा, टेंशन मत लें, 1.6 10⁻⁻19 ये कांस्टेंट है, गिवन होगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, 4.8 10⁻⁻20 ये नंबर बन गया। साथ में ये पूरा फ्रैक्शन सॉल्व करा, ये बन गया। दोनों को माइनस करा, ये नंबर आ गया। और इसके बाद जो जवाब है जूल में, मैंने बताया था कल आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिटर्न करना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिटर्न करना है। कल भी फरवा आप शिकायत कर रही थी आवाज़ नहीं आ रही, जबकि बाकी बच्चे जो हैं वो बता रहे थे कि आवाज़ आ रही है। बेटा मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल ओके पोजीशन है, आप अपना नेट चेक कर लें।
फरवा मेरे ख्याल से आपके नेट में इशू आ रहा है, बाकी बच्चों को आवाज़ आ रही है? अब हम यहाँ से जब आपको क्लास ले रहे होते हैं तो हमारे सामने जूम पर विजिबल हो रहा होता है कि मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ जा रही है, तो बाकायदा जूम पर यहाँ दिख भी रहा होता है, प्लस पीछे नेट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वहाँ से भी पता चलता है, और फिर बाज़ दफ़ा ऑडियो सेटिंग में जाकर भी पता चल जाता है। तो आप अपने नेट को देख लें, एक दफ़ा बंद करके दोबारा से, यानी क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखें, हो सकता है मसला हल हो जाए। तो बेटा ये आया वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन के बाद आपने इसको 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड करना है। ये कट गया, डिवाइड हुआ, जवाब 1.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका जवाब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया बेटा। बेटा यहाँ तक समझ में आ चुका है सब बच्चों को? शाबाश। यहाँ तक यस कर दें। अब सवाल का दूसरा हिस्सा सिखा रहा हूँ आपको। ये सवाल का दूसरा हिस्सा इस वक्त आपके सामने आ रहा है, और ये सवाल का दूसरा हिस्सा है, व्हाट will be the stopping potential required when light of 4000 एंगस्ट्रॉन is used। अब इन्होंने लाइट की वेवलेंथ बदल दी। याद रखें, वेवलेंथ का मतलब है फ्रीक्वेंसी बदल दी, क्योंकि जब वेवलेंथ बदलती है फ्रीक्वेंसी बदलती है, और जब फ्रीक्वेंसी बदलता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बदल जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि अगर हम लाइट की वेवलेंथ बदल कर ये कर दें 4000 एंगस्ट्रॉन, तो अब बताइए कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। अब आपको एक नया स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बदल चुकी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सवाल का दूसरा हिस्सा। उसका हमने दोबारा से एक डेटा बनाया है, और ये डेटा देखें आपके सामने। अब जो वेवलेंथ है उसको नाम दिया λ2 4000 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को हटाकर 10 की पावर -10 लगा सकते हैं। अब आपको एक नया स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो उसका आपने नाम रख दिया V नॉट डैश। पहले जो V नॉट था वो λ1 से जुड़ा हुआ था, अब जो V नॉट डैश है ये λ2 से जुड़ा हुआ है। एज इट इज कैलकुलेशन करेंगे। बस अब आपका टारगेट क्या है, आपने V नॉट डैश निकालना है। दूसरा, क्योंकि फोटो सेल वही है, फोटो सेल में कोई चेंज नहीं आया, उसमें प्लेटें वही लगी हुई हैं, तो इसका मतलब है वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। वर्क फंक्शन का ताल्लुक नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्लेट से होता है। अगर आप फोटो सेल बदल देते हैं, उसमें लगी प्लेट बदल देते हैं मेटल की, तो वर्क फंक्शन बदल जाएगा। तो यहाँ जो वर्क फंक्शन आ रहा है वो वही इस्तेमाल होगा जो ऊपर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे, एच न्यू टू, और सेम लगाया हमने न्यू टू को सी अपॉन लेमडा टू, फाई नॉट एज इट इज है। काइनेटिक एनर्जी को वी नॉट डैश ई, ये फाई नॉट प्लस का वहां जाके माइनस का हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन यहाँ देखेंगे, प्लस का वहां जाके माइनस का हो गया। एच की वैल्यू रख दी मैंने, सी की वैल्यू रख दी, लिमडा टू की वैल्यू 4000 10 के -10, और ये वाला फाइन नोट मैंने वो रखा है जो जूल में निकाला था, क्योंकि आपको जानते हैं, मैंने बता चुका हूँ, कैलकुलेशन हमेशा जूल से करते हैं। कैलकुलेशन हमेशा जूल से करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिर्फ डेटा में और आखिर में रिटर्न के तौर पे होता है। अच्छा, यहाँ जो ई नज़र आ रहा है, ये मैंने जगह ना होने की वजह से यहाँ ई की वैल्यू पुट नहीं करी, बाद में पुट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ये पूरा फ्रैक्शन और इस पूरी माइनस की वैल्यू के साथ मैंने सॉल्व किया है। सही है, आप भी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। पूरा फ्रैक्शन मैंने पहले सॉल्व किया और उसको इस वैल्यू से माइनस कर दिया, तो ये नंबर आ गया 2.077 10 के -9। ठीक है, अब ये ई मल्टीप्लाई नीचे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 होती है, 10 की पावर -19 -19 कट गया, 2.077 1.6 से डिवाइड हुआ, आपका जवाब आ गया 1.29 वोल्ट। तो सब बच्चों को ये वाला सवाल भी समझ में आ गया। ये काफ़ी बड़ा बन गया है, एग्जाम में जब ये सवाल आता है तो इसका एक आध पार्ट खाली डिस्कस हो सकता है, दोनों पार्ट डिस्कस नहीं हो सकते। अब आपको एक आखिरी सवाल करा रहे हैं जो पास पेपर से बिलोंग करता है। ये सवाल है काफ़ी पुराने पेपर का है।
ये सवाल है जो कि पास पेपर का है और ये बहुत पुराने पेपर्स में आया हुआ है, लेकिन ये सवाल रिपीट हो सकता है और आपको ऐसा ना हो इतना आसान सवाल आपके हाथ से मिस हो जाए। ऐसे कई सवाल आते हैं जो मैंने आपको पूरे सेशन के दौरान सॉल्व करवाएं और आपको ताकीद भी करिए इनको ज़रूर देखें। एक आध दफ़ा आया है, इसके बाद कभी नहीं आया, ये भी एक ही दफ़ा आया, इसके बाद कभी नहीं आया। जो सवाल है वो ये है, द रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज़ 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। जो विजिबल लाइट है यानी आम जो रोशनी है जो हमारी आंखों के लिए विजिबल है, सात रंग, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 4000 जो होती है ये वॉयलेट की होती है, 7000 रेड की होती है। इफ़ द वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर सरफेस इज 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर कॉपर सरफेस का वर्क फंक्शन ये है 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विल फोटो इलेक्ट्रॉन बी इमिटेड फ्रॉम कॉपर सरफेस, क्या फोटो इलेक्ट्रॉन कॉपर सरफेस में से निकलेंगे अगर ये वाली लाइट जो कि 4000 से 7000 तक है, यानी 4000 से 7000 तक की रेंज की वैल्यू अगर आप कॉपर सरफेस पे डालते रहें मुसलसल, तो क्या उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? अपने आंसर को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें, यानी इस तरह थ्योरेटिकल एक्सप्लेन ना करें, मैथमेटिकल एक्सप्लेन करें। सवाल समझ में आ गया? तो हम इसका बनाते हैं पहले डेटा। यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डेटा बना दूं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। ठीक है यहाँ तक? तो हमारे पास सबसे पहले लिम्डा दिया गया है और लिम्डा की वैल्यू है 4000 एंगस्ट्रॉन टू 7000 एंगस्ट्रॉन। तो ये जो 4000 एंगस्ट्रॉन है इसको आप लिख सकते हैं 4000 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 7000 10⁻⁻10 मीटर। आपने एंगस्ट्रॉन हटा के 10⁻⁻10 लगा दिया। फिर ये जितने ज़ीरो नज़र आ रहे हैं इनको 10 की पावर में डाल दें, जितने ज़ीरो नज़र आ रहे हैं 10 की पावर में डाल दें, तो ये ऐसे बनेगा 4 10⁻⁻7 मीटर, 7 10⁻⁻7 मीटर। ये हमने आपको एंगस्ट्रॉन को सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। थोड़ा सा ज़रा मार्कर पॉइंटर जो है वो थोड़ा ठहर ठहर के चल रहा है, ज़रा इसको हमने ज़रा कर लिया है। फोर 10⁻⁻7 टू 7 10⁻⁻7, ये हो गई बेटा हमारे पास वैल्यू यहाँ तक। ठीक है? इसके अलावा एक वर्क फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। वो वर्क फंक्शन जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है वो है, वर्क फंक्शन यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप 4.4 को 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपको जूल में मिल जाएगा। कर लेते हैं हम इसको 4.4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19, ये बन गया 7.04 10⁻⁻19। ये रहा, तो ये आ गया 7.04 10⁻⁻19 जूल। और हमने आखिर में लाइन लिख दी, विल फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी इमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी इमिटेड। ये हमने यहाँ पे सवाल लिख दिया। अब ओके करें यहाँ तक डेटा और ये सब समझ में आ गया? यहाँ तक ओके कर दें तो फिर मैं आपको इस सवाल का जवाब समझा देता हूँ। अच्छा भाई, कैसे पता चलेगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे, इसका जवाब समझ लें ज़रा।
सोल्यूशन देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना होता है, इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सर्फेस में से निकालना होता है, तो उसकी दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त होती है ये वाली, यानी इन दोनों से कोई भी शर्त हो, बात एक ही है। एक तो होती है जो मैंने आपको बताई है, फ्रीक्वेंसी हमेशा थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी मैंने आपको बताया था कि जो वेवलेंथ आप यूज़ कर रहे हैं वो वेवलेंथ हमेशा लिम्डा नॉट से छोटी होना चाहिए। यानी अगर वेवलेंथ आप जो यूज़ कर रहे हैं, जो फोटोन आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू लिम्डा नॉट से छोटी है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये कंडीशन है इसकी। तो हमने भी यहाँ पे क्या करना है, हम लिम्डा नॉट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने कंडीशन यहाँ निकली, फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, emission of photoelectrons, लिम्डा नॉट से छोटा होना चाहिए, लिम्डा नॉट से छोटा होना चाहिए। तो हमने लिम्डा नॉट निकाल के चेक करना है। लिम्डा तो हमें पता है, गिवन था, लिम्डा तो अभी मैंने पीछे डेटा में भी लिखा हुआ था। लिम्डा नॉट निकाल के चेक करते हैं। लिम्डा नॉट के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच एज इट इज, और ये हो जाएगा सी लिम्डा नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और ये हो जाएगा एस सी डिवाइडेड बाय फाई नॉट। अब हमने यहाँ पे सारी वैल्यू रख देनी है और चेक करना है क्या जवाब आता है। ये होगा लिम्डा नॉट, एच की वैल्यू 6.63 10 की पावर -34, सी की वैल्यू आ रही है 3 10⁻⁸, और फाई नॉट की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली थी और वो वैल्यू थी 7.04 10⁻⁻19। तो इस सबको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं लिम्डा नॉट क्या निकलता है हमारा। 6.63 एक्सपोनेंट -34 मल्टीप्लाई 3 10⁻⁸, डिवाइड कर देते हैं 7.04 एक्सपोनेंट -19, और ये जवाब हमारा आ रहा है आपके सामने 2.82 10 की पावर -7। देख लें, तो ये जवाब आ गया 2.82 10 की पावर -7 मीटर। अब ये वैल्यू आप खुद कंपेयर करके देख लें, एज कम्पेयर टू लिम्डा ये वैल्यू बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है, क्या कहते हैं, जल्दी साहब अपना बता दें। तो अगर आप कंपेयर करके देखें इसको, लिम्डा की दो वैल्यूज़ हैं, एक तो 4 वाली है और एक 7 वाली, किसी से भी कंपेयर कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ कंपेयर करके दिखा देता हूँ दोनों वैल्यूज से। अगर हम लिम्डा की वैल्यू लें और लिम्डा नॉट की वैल्यू लें, एक ये वाली लिम्डा की वैल्यू पहले हमने ली 4 10 की पावर -7 मीटर, और दूसरी ये वाली आई 2.82 10 की पावर -7। अब आप खुद फैसला कीजिए देख के जल्दी से, कौन सी वैल्यू छोटी कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है। पावर तो दोनों में सेम आ रही है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, जल्दी से, लिम्डा या लिम्डा नॉट। तो जवाब क्या होना चाहिए, लिम्डा बड़ा आ रहा है, लिम्डा नॉट छोटा आ रहा है। और इसी तरह अगर हम दूसरी वैल्यू की बात करते हैं, उससे भी कंपेयर करके देख लें आप, लिम्डा और लिम्डा नॉट। तो लिम्डा दूसरा था 7 10⁻⁻7 मीटर, और ये वाला है 2.82 10⁻, जगह नहीं यहाँ लिख देता हूँ, -7 मीटर। अभी भी ये वैल्यू इससे बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब है ये लिम्डा लिम्डा नॉट से बड़ा है, ये लिम्डा भी लिम्डा नॉट से बड़ा है, जबकि इमिशन के लिए लिम्डा नॉट को बड़ा होना चाहिए। अब आप फैसला करके चैट में जल्दी से बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ, 30 सेकेंड है आपके पास जवाब लिखने के लिए। क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, जल्दी से बताएं चैट में लिख के। इमिशन होगा या नहीं होगा, यस और नो करके जवाब देना है आपने, जल्दी से चैट में बताना है। इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा या नहीं होगा, जल्दी जल्दी। पहला जवाब आ गया और दुरुस्त जवाब आया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, गुड, सब सवाल सब जवाब सही आ रहे हैं। बाकी बच्चे जवाब दे रहे हैं। देखिए क्लास में बैठे हुए हैं 14 बच्चे, जवाब हमेशा से, ये मुझे शुरू से शिकायत रही है सब बच्चों से कि क्लास बाज़ दफ़ा जब हम पढ़ा रहे होते हैं उसके अंदर 14 बच्चे, बाज़ दफ़ा 20 बच्चे, इससे ज़्यादा बच्चे क्लास में नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन रिप्लाई करने वाली एक खाली मखसूस जेंट्री होती है जो रिप्लाई कर रही होती है। फिर सबको हिलाओ, एहसास दिलाओ कि भाई रिप्लाई लाजमी है, आपका नाम मुझे नज़र आता है, उससे ज़रा एक थोड़ा सा इंटरेक्शन बनता है कि हाँ भी समझ में आ रहा है, अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सिर्फ खुद थोड़े से अल्फाज टाइप करने पर यकीनन कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। तो क्लास में इंटरेक्शन रखिए, लाइव क्लासेस के अंदर इंटरेक्शन चैट के जरिए रखा जाता है, जब भी कोई लाइव सेशन होता है उसमें चैट के जरिए अपना इंटरेक्शन रखा जाता है, सवालत किए जाते हैं, इंटरेक्शन दिया जाता है वगैरह। अभी भी टोटल 4 से 5 जवाब आए, बस इससे ज़्यादा नहीं आए मेरे पास। अब मैं ज़रा थोड़ी सी कुछ आंटियों के नाम पढ़ता हूँ क्लास के अंदर। सना क्लास ले रही हैं लेकिन नो रिप्लाई,
अलीशा हैदर क्लास ले रही है, नो रिप्लाई। अनोशा तारी क्लास ले रही है, नो रिप्लाई। अरीबा नुसरत क्लास ले रही है, नो रिप्लाई। मास साहब ने अपने आप को बंद कर लिया है। मास साहब का पहले सेशन 1 और सेशन 2 में बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था माशाल्लाह से, कि हम जैसे ही क्लास शुरू करते थे, बात करते थे, सबसे पहले मास का जवाब आता था। मैंने तारीफ भी करी थी इस बात की कि मास सबसे पहले रिप्लाई करता है। लेकिन मास साहब सन्नाटे में, और मेरे ख्याल से बाकी कुछ जो मारिया क्लास ले रही हैं, बट नो रिप्लाई। इतने सारे बच्चे हमारे माशाल्लाह से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो क्लास के अंदर मुसलसल रिप्लाई देते रहते हैं, वो इस वक्त एक सन्नाटे की कैफियत के अंदर मौजूद हैं और खामोश क्लास ले रहे हैं। अनोशा ने जवाब दे दिया था, सॉरी। और अभी भी इतना एहसास दिलाने पर किसी एक ने भी रिप्लाई नहीं दिया। वेरी गुड, सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही ट्रैक पे पढ़ रहे हैं और कामयाबी की अलामत है। अब दोबारा से कुछ बच्चों को एहसास हुआ है और उन्होंने जवाब देना शुरू करा है। और जवाब जो है वो यस और नो में देना है, सर में नहीं देना। अच्छा भाई, इतना देर तो मैं इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए जिन्हें जवाब देना तो दे दिया। तो बच्चों, इसका जवाब क्या है? इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के इमिशन की शर्त मैंने यहाँ पहले ही लिख दी थी। ये इलेक्ट्रॉन के इमिशन की शर्त मैंने यहाँ लिख दी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो लिम्डा नॉट को लिम्डा से बड़ा होना चाहिए, जबकि आपने जो वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे करी है, ये वैल्यू लिम्डा से छोटी आ रही है। ये लिम्डा नॉट छोटा आ रहा है, लिम्डा नॉट छोटा आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पे जवाब देना है इसका सेंस। जवाब समझ में आ गया ना? लिम्डा लिम्डा नॉट से बड़ा आ रहा है, जो आप लिम्डा आपको दिया गया है वो लिम्डा नॉट से बड़ा आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो सकते। सेंस lambda is greater than lambda naught, so emission of photoelectrons is not possible from copper surface, is not possible, is not possible। अच्छा, ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, ये वाली सारी बात, ये सब रफ वर्क है। ये आप एग्जाम के अंदर जब ये सवाल आता है तो आप शो नहीं कर सकते, जब सिर्फ रफ वर्क है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया गया, सिर्फ आपको चेक करने के लिए दिखाया था कि देखें क्या हो रहा है। बाकी ये वर्डिंग है। सब बच्चे एक मरतबा यस कर दें, इसके साथ ही फोटो इलेक्ट्रिक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों, आखिरी टॉपिक से मुराद है कि पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन तो बहुत आसान है जी। ऊपर जैसे मैंने ये वर्डिंग लिखी है, ये वाली वर्डिंग यहाँ पे ये भी लिखनी है और ये वर्डिंग लिखनी है, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैथमेटिकल से देना था, मैथमेटिकल ये हो गया। और बस इतना मुख्तसर ही जवाब देना है, इससे ज़्यादा डिटेल से जवाब नहीं देना, ठीक है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है कॉप्टन इफेक्ट। उसके लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ और आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी डायग्राम बनाने के दौरान। कॉप्टन इफेक्ट की जितनी भी वर्डिंग है, इसकी डेफिनेशन से लेकर इसकी डेफिनेशन का पैराग्राफ, तो वो सब आपने नोट से करना है। मैं यहाँ सिर्फ आपको एक डायग्राम के ज़रिए ये फिनोमेना कॉप्टन इफेक्ट क्या होता है वो एक्सप्लेन करूँगा, और इसकी डेरिवेशन भी डायरेक्ट एक्सप्लेन करूँगा। डेरिवेशन में जो वर्डिंग है काफ़ी सारी, वो नोट्स से लेनी है आपने।
तो बच्चों ये डायग्राम हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये जो टॉपिक इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है, इस टॉपिक का नाम है कॉप्टन इफेक्ट। ये रहा। तो कॉप्टन इफेक्ट के अंदर ये जो डायग्राम है इसका मेन किरदार है और इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ है। आपके पास नोट्स मौजूद हैं, आपने अपने नोट्स के अंदर वो पैराग्राफ इस डायग्राम के साथ लिखना है। या तो पहले पैराग्राफ लिखते हैं, उसके बाद इसकी डेरिवेशन करनी होती है, उसमें ये डायग्राम बना दें और फिर इसके बाद इसकी डेरिवेशन होगी। डेरिवेशन में वर्डिंग आएगी, वो नोट से लेनी है, वर्डिंग लाजमी लिखनी है। और उसके बाद इसकी डेरिवेशन एक क्लास से ना होने के बराबर है, क्योंकि इसकी एक्चुअल डेरिवेशन बीएससी स्टैंडर्ड में है। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ समझाने की हद तक और जो इसका मैथमेटिकल सेंस है वो एक शॉर्ट स्टाइल में बयान किया गया है बस। तो बच्चों इस टॉपिक की कुछ बेसिक सीख लें और 2 से 3 मिनट के बाद हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। जब हम लोग इंफ्रारेड या विजिबल लाइट या अल्ट्रा वायलेट के फ़ोटोन एक मेटल पे डालते हैं तो नतीजे में वो फ़ोटोन जो होता है वो मेटल से टकरा के अपने आप को मुकम्मल तौर पे डिसइंटीग्रेट कर देता है, ख़त्म कर देता है और ख़त्म करके अपनी एनर्जी उस मेटल को देता है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इमिट करा देता है। इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रहे, फोटोन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब फोटोन अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के इमिशन में खर्च कर देता है और फोटोन की किसी तरह की एनर्जी मजीद नहीं बचती। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो 1922 में ए एच कॉप्टन, आर्थर होली कॉप्टन, ये इनका पूरा नाम है, ए एच कॉप्टन, इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले फ़ोटोन का इंतखाब किया। अब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंफ्रारेड का फ़ोटोन यूज़ किया गया था, विजिबल लाइट का फ़ोटोन यूज़ किया गया था और इसके अलावा जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट है उसके फ़ोटोन यूज़ किए, लेकिन एक्सरे का फ़ोटोन यूज़ नहीं किया था। तो 1922 में इन्होंने कहा कि मैं एक्सरे का फ़ोटोन यूज़ करके देखूंगा। अब एक्सरे का जो फ़ोटोन है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप इसको किसी मेटल से टकराएंगे तो नतीजे में उस मेटल फोटोन को एब्जॉर्ब करके उस मेटल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऐसा ना हो वो मेटल मेल्ट हो जाए। इसलिए इन्होंने इंतखाब किया ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो कि असल में कार्बन को कहते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3500 केल्विन के बराबर होता है, 3500 केल्विन। तो ये जो है ना अफोर्ड कर सकता है एक्सरे का फोटोन। अगर आप एक्सरे का फोटोन इससे टकराएंगे तो ये उसको आसानी से अफोर्ड कर लेगा, मेल्ट नहीं होगा। अब इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं एक एक्सरे का फोटोन इस ग्रेफाइट यानी कार्बन ब्लॉक से टकराऊंगा तो ये फोटोन अपने आप को कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट करेगा, यानी कम्प्लीटली तौर पे अपने आप को ख़त्म कर देगा। सारी एनर्जी उस ब्लॉक के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन को देगा और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, फोटोन ख़त्म हो जाएगा। यानी हमें फोटोन टकराने से पहले तो मिलता है, टकराने के बाद नहीं मिलेगा। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन आर्थर होली कॉप्टन ये देख के हैरान रह गए कि जब उन्होंने फोटोन टकराया तो फोटोन टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन तो निकला, ये रहा, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ से वही फोटोन जो टकरा रहा था वो अपनी कुछ तवानाई बचाकर यहाँ से स्कैटर्ड होके गया। यानी फोटोन जो था वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन कंप्लीटली तौर पे डिसइंटीग्रेट हो जाता था, उसमें कुछ नहीं बचता था, गया, गायब हो गया, सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में लग गई। लेकिन यहाँ पे फोटोन ने असल में अपनी तवानाई का कुछ हिस्सा या ज़्यादातर हिस्सा इस फ्री इलेक्ट्रॉन को दिया और इसको इमिट करवा दिया, लेकिन अपनी बाकी बची हुई तवानाई वो लेकर क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया। ये फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर फोटोन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, फना हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। साथ ही साथ में आप जानते हैं एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से देखा जाता है और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहाँ एक्सरे का फोटोन भेज रहा हूँ तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ छोटी है। लेकिन जैसे ही ये टकराया बेटा इस कार्बन ब्लॉक के अंदर मौजूद इस फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो उसने अपनी एनर्जी का एक हिस्सा इसको दे दिया। एनर्जी देने का मतलब उसकी क्या कम हो गई, शाबाश, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। यानी अब जो फोटोन यहाँ से स्कैटर होके जा रहा है वो आने वाले फोटोन के मुकाबले में बड़ी वेवलेंथ से जा रहा है। यानी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई टकराने के बाद और वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, साथ में इलेक्ट्रॉन निकला।
ऐसा फिनोमेना जिसमें एक एक्सरे का फोटोन एक कार्बन ब्लॉक से टकराए और टकराने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी में कमी वाक़ई हो जाए और साथ में उसकी वेवलेंथ बढ़ जाए और इलेक्ट्रॉन निकले, का नाम रखा गया है कॉप्टन्स इफेक्ट। और ये जो वेवलेंथ के अंदर चेंज आया, पहले छोटी थी और अब वेवलेंथ बड़ी हो गई, इसका नाम रखा गया है कॉप्टन्स शिफ्ट इन वेवलेंथ का नाम रखा गया है। सब बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया? शाबाश। चैट में यस कर दीजिएगा। ऐसा फिनोमेना जिसमें एक्सरे का फोटोन एक कार्बन ब्लॉक से टकराए और टकराने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए और उसकी वेवलेंथ में इजाफा हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, का नाम रखा गया है कॉप्टन इफेक्ट। तो हमने अपनी नेक्स्ट जो क्लास है उसमें इंशाल्लाह इस कॉप्टन इफेक्ट की जो वेवलेंथ में चेंज आया है उसकी डेरिवेशन करेंगे। हम सिर्फ आपको डेरिवेशन बस सिखाएंगे इसके अंदर, तो आने वाले वीक में इसकी डेरिवेशन भी हो जाएगी, पेयर प्रोडक्शन पेयर एनिहिलेशन भी साथ सिखा देंगे और न्यूमेरिकल एक साथ करा देंगे। तो इंशाल्लाह वेडनेसडे तक हमारा वाइंड अप हो जाएगा। लेक्चर सारे के सारे सना अपलोड हो रहे हैं। मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कल तक के या परसों तक के सारे लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अपलोड समरत है मेरे पास, अब उनको बस खाली सेंड करने का मामला, उन्हें मैं सेंड करूँगा अनकरीब इंशाल्लाह ताला जल्दी। बस यानी आज तक में जो लेक्चर होंगे वो सारे आज अपलोड हो जाएंगे। कल इंशाल्लाह ताला मैं लाइन से सारे सेंड करना शुरू करूँगा। स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी के, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आज वेडनेसडे तक के सारे लेक्चर इंशाल्लाह सेंड करना शुरू करूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अभी हमारी दूसरी मुलाकात है आपसे 6:15 बजे। 6:15 आपको गीगर काउंटर सिखाएंगे और उसके बाद फिर आपसे जाते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।